जय हिंद फ्रेंड्स। आपका स्वागत है डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। देखिए जो हमारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं आरआरबी की किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं। इस प्रकार मैंने बायो पूरी ख़त्म करवाई है। केमिस्ट्री फिजिक्स यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन करीब जो 7-8 हज़ार क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। वो आपकी बुक कौन सी है, यानी कि 2020 जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए सामान्य विज्ञान के जो भी जितने भी पेपर प्रैक्टिस सेट है उसमें सॉल्वर पेपर हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर करवाए। ठीक है, तो साइंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपके बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, और साइंस किसी भी में आती है वो आपके लिए साइंस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी क्लासें करवा रखी हैं। आप न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी यूथ पब्लिकेशन से जितने भी पॉसिबल होते थे क्वेश्चन वो मैंने करवा रखे हैं। अब जितने भी आपके लिए अब मैंने पर्टिकुलर बड़ी बड़ी 500 क्वेश्चन की वीडियो मैं डालता रहूँगा, वो आप देखते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। इससे पहले क्या है, क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल थे इसलिए नहीं रखे। कोशिका से बहुत चैप्टर से आते तो कोशिका से क्वेश्चन ले लिए। देखो, अर्धसूत्र सूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो बिल्कुल ये कह रहा कौन सा सत्य नहीं है, ये हमारा सत्य नहीं है क्योंकि अर्धसूत्र 2 चरणों में होता है। बिल्कुल होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। बिल्कुल नहीं। मुझे कह रहा अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोशा के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जनन ग्रंथि गोनार्ड के अर्धसूत्रण युग्म के उत्पादन के लिए होता है। तो इसने क्या रखा था, इसमें कौन सा मतलब कथन गलत है जो कि अर्धसूत्र के खिलाफ क्वेश्चन है, वो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। कहता है, देखते हैं। देखो, किस कोशिका के कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी कि कोशिकांग को कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप रहमी तो जानते होंगे। नाभिक को कहते हैं कोशिका का क्या कहते हैं। देखो, कोशिका की संरचना क्या होती है, ऐसी कुछ होती है। ठीक है, माइक्रोकोन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी का भी होगा, या राइबोसोम भी होंगे, सब कुछ इसमें होता है। और जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, वो सेंटर में होता है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो इसे केंद्रक मानते हैं। किसका, कोशिका का केंद्रक किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे आते हैं, उसी के साथ साथ समझाएं। देखो 34 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, अत्यंत प्रतिविचलिका या नाभिका या माइक्रोकॉन्ड्रिया या गोल्जी का है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 34 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें होता है नाभिक, यानी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है तो वो नाभिक ही होता है। इस बात को आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। नाभिक की बात करता है, यानी कोशिका को मास्टर भी कहते हैं। नाभिक को कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग में जो मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो नाभिक ही होता है। इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चन। देखो, निम्न में से कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। हरितलवक, राइसोसोम या लाइसोसोम, सॉरी राइबोसोम, लाइसोसोम, हरितलवक या माइक्रोकॉन्ड्रियम। तो 35 क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कह रहा कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है तो राइबोसोम को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं, राइबोसोम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है, कोशिकांग केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है। कोशिकांग केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है। तो लाइसोसोम पाया जाता है या गोल्जी का, या राइसोसोम या सेंट्रोसोम। तो क्या पाया जाता है कोशिकांग में, पशु कोशिकांग में केवल पाया जाता है तो लाइसोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन को समझो दोबारा। देखो, कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है, लाइसोसोम। बाकी ये सभी कोशिकांग में पाए जाते हैं। गोल्जी का, मानव वगैरह, राइबोसोम वगैरह, ये सब में सब जीवों में पाया जाता है। लेकिन लाइसोसोम स्पेशली जो होता है पशुओं वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया क्लियर। चलिए 37। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। कोशिकांग को अंग, नाभिक या ऊतक। कोशिका, अंग, नाभिक या ऊतक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो देखो, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका। ये तो आपको बार बार क्वेश्चन बहुत ही आप जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिका के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका ही है। ठीक है, करीब सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट रॉबर्ट सन कौन सी थी, 1665। ठीक है, इसको याद रखना, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ठीक है,
अब कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम होता है और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका केंद्रक का पता लगाया। जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, कोशिका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, इसका जो पता लगाया था करीब 1831 ईस्वी में पता लगाया था। किसने लगाया था? उनका नाम था हमारे जो साइंटिस्ट थे, कोशिका का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट हो रॉबर्ट ब्राउन हो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैसे याद करें? देखो, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, देखो ये तो हो गया रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज की। जो न्यूक्लियस था उसका जो पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन। तो जो न्यूक्लियस होता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन, ठीक है, अंदर कोई चीज़ होगी ज़्यादा तो कैसी होती है? ब्राउन, यानी भूरे कलर की। तो न्यूक्लियस भूरा होता है तो ब्राउन। और कोशिका हुक, हुक से कोशिका को किसी शरीर से निकालेंगे तो ऐसे कोशिका करके हुक को याद कर सकते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। और न्यूक्लियस की खोज जो की थी, यानी कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, चलिए 1831 में। देखो क्वेश्चन है 38 नंबर, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में जो चोट लगती है उसको मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 काफी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। केवल समसूत्री, केवल अर्धसूत्री, चार ऑप्शन दिए हैं, और माइटोसिस या मियोसिस दोनों, या न समसूत्री और न ही अर्धसूत्री। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, तो ये होता है केवल समसूत्री। क्या होता है? लगी चोट मरम्मत के लिए प्रकार सेल से विभाजन का प्रयोग किया जाता है, केवल अर्धसूत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, जोड़ा मिलाना। देखो दिए हुए हैं, देखो क्वेश्चनों को आपको समझना है और थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये क्वेश्चन सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। देखिए अच्छे से देखो, जोड़ा मिलाना है। कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। पादपों कोशिका भित्ति पाई पाई जाने वाली है, ठीक है, संरचना है, सही है, सेलुलोज की बनी होती है। ये बात पहले समझ लीजिए, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसी आधार पर जो कोशिका और पादप, कोशिका और पादप कोशिका के अंदर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है और माइक्रोकोन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों के बीच कोशिकाओं में पाई जाती है। अतः हमें ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपका कह रहा है, ये यहाँ दे ही नहीं रहा है। एटीपी का निर्माण समसूत्रीकरण का दे रहा है, जानवर की कोशिका दे रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ इसका कोई कुछ भी तात्पर्य नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में गड़बड़ आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? देखो, यानी कि जो दौर दे रखे थे उनके आगे के जो दे रखे थे वो गलत दे रखे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो आस्टेसाइड्स या न्यूरॉन या क्रोमेस्टोफोर या लिम्फ कोशिका। तो सबसे बड़ी जो होती है एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी? इनमें से पूछ रहा है, यानी कि जो ये चार दे रखी इनमें से पूछ रहा है। तो अभी फिलहाल में ये न्यूरॉन कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलो निम्न में से देखो, न्यूरॉन अगर कहीं आ जाए आपके चार ऑप्शन में तो आपको न्यूरॉन आंसर करना है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो कोशिका में अधिक मात्रा में जल या कार्बोहाइड्रेट या शैवाल या प्रोटीन। तो ये कह रहा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु, क्वेश्चन नंबर 41 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो होता है जल। अधिक मात्रा में सबसे जो पाया जाता है जल पाया जाता है, क्योंकि जल पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 42 की। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु पर, कवक पर, विषाणु पर या शैवाल पर। तो कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? आपको 42 का आंसर फटाफट बताना होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणुओं पर लागू नहीं होता। चलो 43 क्वेश्चन क्या है? देखो निम्न में से सुमेलित करें। लाइसोसोम आगे दे रखा है, यानी कि 43 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो लाइसोसोम को मिलाएंगे आप, आत्महत्या की थैली है। हाँ उस क्वेश्चन में क्या था, ये तो ठीक थे लेकिन इसके जो आगे थे वो गलत दे रखे थे। डीएनए, डीएनए जो है हमारा कहाँ होगा? डीएनए बी यहाँ होगा, गुड़ माइक्रोकोन्ड्रिया। ठीक है, सॉरी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखो ये देख रहा है डीएनए तो गुणसूत्र, बिल्कुल सही है।
बच्चा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, बस क्या है, ठीक है। देखो ऐसे नहीं याद करना। लाइसोसोम क्या कहते हैं, आत्महत्या की तली कहते हैं, यानी कि देखो ये होता है हमारा क्या, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम का काम यही होता है, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शरीर में कोई जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है और आपका गोल्जी का है, ठीक है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, अगर कोई ठीक तरह से अपना अपना वर्क नहीं करते हैं तो लाइसोसोम को अपने आप को फाड़ लेता है और सबको क्या कर देता है, पुनः निर्माण हो जाता है, यानी नष्ट हो जाते हैं, यानी खराब होते हैं, वो पस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर में छोटे छोटे, ये बहुत सूक्ष्म होती है, यानी कि शरीर की बहुत ही सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, और एक वो कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गई। तो लाइसोसोम बताया, आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ठीक है। चलो याद हो गया होगा। ऑप्शन आप यहाँ पे 1 का सी और 2 का बी, 3 का ए, बिल्कुल बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रयात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, जीव द्रव्य करता है या केंद्र का या सूत्रकृत का या केंद्रक। तो 44 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा केंद्रक करता है। केंद्रक क्या करता है, जो क्रिया प्रयात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। देखो, सूत्र विभाजन चरण नाम बताइए जिनमें से दौरान विभाजित सेल में गुणसूत्र माध्य रेखा का स्थित होता है। तो किस में होता है, एनाफेज में या टेलीफेज में या मेटाफेज में या प्रोफेज में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो हमारा ये होता है मेटाफेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे, करो। कैरोटीन दे रखा है, मेरी सारी की सारी वीडियो इन क्वेश्चनों की अच्छे से मैंने कराई है, बहुत अच्छे से बोर्ड द्वारा कराई हुई हैं। आप वहाँ पे भी क्लास ले सकते हैं, बहुत मज़ेदार क्लासें हैं सारी की सारी, और ज़बरदस्त क्लासें ही हुआ करेंगी, फर्स्ट क्लास क्लास हैं, ठीक है। मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, हंसते खुशते रहो। आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पादप। क्या स्टार्ट हो रहा है, पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पादप में यानी पौधे वगैरह आते कि नहीं आते, तो ठीक है। प्लांट सेल, यानी इसे कहते हैं, पादप को क्या कहते हैं, प्लांट्स सेल, PLANT सेल, CEL, ठीक है, प्लांट सेल। अब देखो, पादप में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन आना ही आना होगा, एंथ्रोसाइनिन। अच्छे से समझें, 10 क्वेश्चन करें, चाहे 20 क्वेश्चन करें, चाहे 100 क्वेश्चन करें, चाहे 1000 क्वेश्चन करें, क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ के चलने हैं। देखो ये कह रहा है नीला, बैंगनी या लाल, यानी फ्लोनाइड वर्णक किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो एंथोसाइनिन। किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 47 है। आप 4-6 बार को क्वेश्चन को पढ़ा करो, वो सॉरी आंसर को बार बार रिपीट मारा करो, पढ़ के आपको याद हो जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिका, अब बड़ करते हैं वीडियो में, फड़बड़ करते चले जाते हैं, वहां से कुछ याद नहीं होता, आपको मन को तसल्ली मिल जाती है कि मैंने 10,000 क्वेश्चन कर लिए, 20,000, याद कुछ होने वाला है नहीं, कन्फ्यूज आ जाते हैं, ठीक है। मेरा मतलब यही है कहने का, आप 20 क्वेश्चन करें, पर करें ऐसे रट जाएं वो, ठीक है, तो आपकी जिंदगी भर के लिए वो फायदा करेंगे। कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। 46 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता वो हमारा क्लोरोप्लास्ट हमारी जंतु कोशिका में नहीं, किस कह रहा, पादप कोशिका में पाया जाने वाला, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट पादपों में ही तो पाया जाता है, किसमें, पेड़ पौधों में। देखो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ क्वेश्चन देखो, पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, बट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट किन में होता है, पेड़ पौधों में, तो ये हमारा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पानी या नाइट्रोजन, यूरिया या क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हमारी कैसी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है और आ भी जाता है, तो आ भी गया। RRB JEE की परीक्षा हुई थी 2019 की, जो कि इसमें क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो क्या कहते हैं,
तो ये कहते हैं सेलुलोज। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक क्या होते हैं फटाफट बता दीजिए। ऊतक, तो दो ऑप्शन दे रखे हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं, गलत बात है भाई। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ये भी हमारी बात ठीक नहीं है। तो ये पूछ रहा था ऊतक क्या होता है, तो मैं बताऊं ऊतक को, ऑप्शन नहीं तो भी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, लेकिन इसने कहा था वे कोशिकाएं मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, इसलिए गलत हो गया। वे कोशिकाएं मूल रूप से भिन्न, इसलिए गलत हो गया। कार्य करने में समान, लेकिन नहीं, वे कोशिकाएं जो दिखने और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें हम क्या ऊतक कहते हैं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 51 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है उन कोशिकाओं के समूहों को जिनकी उत्पत्ति और यानी संरचना समान होती है, जो कि एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शरीर, मांसपेशी कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति के संबंधित हैं, को क्या कहा जाता है? मांसपेशी, ऊतक, रेशे या प्लोएम? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसे कहते हैं रेशे। क्या कहते हैं? रेशे। ठीक है, चलो रक्त और हड्डियों के उदाहरण दीजिए। तो संयोजी ऊतक, एप्थेलिया ऊतक या मेस्टिक ऊतक या तंत्रिका ऊतक। चार ऑप्शन दे रहे हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण देखिए तो देख लीजिए। रक्त और हड्डियों का उदाहरण होता है हमारा संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। रक्त और हड्डियों का उदाहरण होता है संयोजी। देखो किसी भी जीव के शरीर में कोशिका ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति कैसी हो? एक समान हो। बात यहाँ तक समझना, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, वे एक विशेष कार्य करती हों। कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं यानी कि ये लिखा हुआ है एप्थिलीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखो यानी कि जो शरीर हमारा ढकने का रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मस्तिष्क मर्रेरंजु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। ठीक है, चलो अभी बात की थी रक्त और हड्डियों के बारे में, तो संयोजी ऊतक। चलो बात करते हैं 53 क्वेश्चन है। रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, तो उपकला है या संयोजी है, मांसपेशी है या आपका क्या है मांसपेशी है या तंत्रिका तंत्र की है? तो ये हमारा जो है संयोजी ऊतक है। यानी रक्त एक प्रकार का ऊतक है, तो किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। 54 क्वेश्चन है, काफी अच्छी क्वेश्चन है। चलिए 54 की तरफ। देखो रक्त क्या है, अभी अभी चर्चा हुई थी। एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है, यानी कि एक दूसरे से ये रक्त ऐसे जुड़ा होता है, ना कि एक धारा में रहता है। रक्त ही जुड़ा होता है गोला गोला बिंदी से। ठीक है, तो ये जुड़ा होता है और जुड़ी हुई कहाँ थी? संयोजी ऊतक। जैसे कि हड्डी हमारी जुड़ी होती हैं, तो हड्डियां क्या है? संयोजी ऊतक है। तो इसी प्रकार रक्त हमारा संयोजी ऊतक है। मुंह की परत से बनी होती है। क्या बनी होती है? मुंह की परत बनी होती है। किसकी बनी होती है? यानी कि देखो घनाकार उपकला बिल्कुल नहीं, स्टेडियोफाइडर ये भी नहीं, पपड़ीदार उपकला बिल्कुल, पपड़ीदार उपकला यानी इसके माउस एपिथीलियम। ठीक है, ये बात आपको याद करनी होगी, 2018 में आया था ग्रुप डी में। यानी पपड़ीदार उपकला का हमारा मुंह की परत बनी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? हमारे शरीर में कई अंग हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो पेट, गुर्दे, त्वचा या दिमाग? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी है तो त्वचा है। इस बात को आप भी जानते होंगे, भली बात हम भी जानते हैं, जो कि सारे शरीर को ढकने में काम आती है। सब देखो मानव शरीर की सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है। कैसी होती है? बात करें मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा लगाना, मानव शरीर का सबसे अंदरूनी बड़ा अंग तो आप लीवर लगाएंगे। ठीक है, ये बात दोनों याद रखें, जिसे आवरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ये ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ी जो बात करें ग्रंथि की बात करें तो यकृत पर लगाएंगे, और त्वचा की बात करें मानव शरीर अंग की बात करें तो त्वचा पर आप लगाएंगे। अगर डायरेक्ट वो कहते अंदरूनी बाहरी ने कहे, अगर ऐसे कहते मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है। आप डायरेक्ट यकृत पर आंसर कर देंगे। ठीक है, यकृत पर। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो
बात करते हैं 57 क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है, तो तंत्रिका या वसा या मासल्स या एपिथेलियस। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, तो इसका जो आंसर है वसा, यानी कि कह रहा है त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है तो वसा में बनता है। ठीक है, देखो संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, लचीले संयोजी ऊतक, संघन संयोजी ऊतक और विशिष्ट संयोजी ऊतक। ठीक है, इतनी बात समझ लें। चलो ऊतक से बात आई थी तो मैंने बता दी। चलिए 58 क्वेश्चन है, देखो मनुष्य में एक संयोजी ऊतक उदाहरण है को पहचाने, मांसपेशियां, कोशिका या हड्डी या रेशे। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक है तो बात कहाँ पर आ गई, हमारी हड्डियों पर आ गई, तो आंसर हड्डी मिल जाएगा, संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, तो हड्डी आ गया। 59 फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप भी करें मेरे साथ, 59 का हड्डी संयोजी ऊतक है, सी ऑप्शन। 60 ये देखो 2-4 सेकंड आपको दिया करूं ताकि आप आंसर दे सकें। हमारे शरीर की सबसे या हमारे शरीर की हड्डियों में से कौन ऊतक पाए जाते हैं, यानी पेरिनेकाइमा, स्थायी ऊतक, अधिचर्मी, एपिडर्मिक या संयोजी। तो हमारे शरीर की हड्डी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है सी, संयोजी ऊतक हमारे शरीर की हड्डियों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 61, ये क्वेश्चन हो चुका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 61 है, देख लेते हैं। देखो 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से एक पशु ऊतक नहीं है, यानी एक पशु ऊतक नहीं है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो 61 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा पेशी ऊतक, ये एक पशु ऊतक नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में डेप्थ में जाएं या फिर इससे काम चल जाएगा, आप बताएंगे वही करेंगे। ठीक है, 61 देखो ये एक जो होता है पेशी ऊतक, ये कैसा नहीं है, पशु ऊतक नहीं है, इतनी बात समझ लें। चलो आगे क्वेश्चन होगा उसके बारे में और बता देंगे, संयोजी ऊतक वगैरह क्या होते हैं। देखो ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, आंतरिक स्तर को बनाता है। तो देखो सिलिडेट कॉलमर एपिथेलियम, बिल्कुल नहीं, सरल क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम। ठीक है, क्या होता है एपिथेलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, स्टेरिफाइड स्केम एपिथेलियम किसके मौजूद होते हैं, गुर्दा, श्वास, श्वसन या तंत्र, त्वचा, ग्रसनली। तो क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो त्वचा क्या होती है, त्वचा, यानी कह रहा है स्टेरिफाइडस स्केमस एपिथेलियम किस में मौजूद होते हैं, त्वचा में मौजूद होते हैं। चलिए 64 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में संरचित होती है, तो संयोजी, तंत्रिका या उपकला या पेशी। तो 64 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा उपकला। ठीक है, क्या होगा उपकला। चलो नहीं, ये क्वेश्चन मैंने गड़बड़ कर दिया, उपकला नहीं होता, ये होता संयोजी। देखो ये कह रहा क्वेश्चन मैट्रिक होते हैं, कोशिका मैट्रिक्स संयंत्र होती है, तो संयोजी क्या होती है, संयोजी। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखो एक संयोजी ऊतक है, तो एक संयोजी ऊतक क्या है, रक्त है। ठीक है, यहाँ हड्डी वगैरह होता है वो भी आंसर लगा सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 66, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया था जो पेशी ऊतक हैं, अभी बताया था वो मैंने 3 बताया था। कौन कौन से बताए थे आप कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इन्हें, रेखी पेशी, अरेखी पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, चलो 67 क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। देखो 67, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा जो परत कहलाती है वो क्या, स्क्लेरा, एंडोडर्मिस या एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है, 67 का ऑप्शन सी होगा एपिडर्मिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 68, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, एपिडर्मिस या फिर नर्व फाइबर। तो एपिडर्मिस या नर्व फाइबर में आप फटाफट बता सकते हो, तो एपिडर्मिस ये होता है आपका हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है, तंत्रिका कोशिका, उपस्थिति या रक्त या अस्थि। तो 69 है, इसका जो संयोजी ऊतक नहीं है वो क्या नहीं है, तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी देखो अस्थि तो संयोजी ऊतक होता है, उपस्थिति भी होता है और रक्त भी होता है, तो तीनों याद रखें ये संयोजी ऊतक में आते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 70। स्केमस एपिथेल्मी ऊतक फेफड़ों में अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो अस्थायी नहीं, नियमित और एक। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा अस्थायी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप यहाँ इन्हें क्वेश्चन को न लगाएं। चलो चलो स्केप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें प्रैक्टिस के लिए। आप अपना ये देख सकते हैं कितना याद हो रहा है आपको। 65, 36, 38, 39 अभी अभी मैंने कराया था, ये गड़बड़ क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं रिपीट में। चलिए चलिए, क्या लगता है सभी मिलेंगे? चलो यहाँ से चेंज हुआ क्वेश्चन 75 तक के, ठीक है। 79, चलो देख लेते हैं। 79 पर डायरेक्ट गाड़ी आ चुकी है हमारी। तो चलिए 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। यानी कि पादप के बारे में, जो पादप ऊतक ऊतक होते हैं आपके, आप बात चलेगी पादप ऊतक, ठीक है। देखो ऊतक सम्मेलन फूल बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जाइलम और स्थूल कोण ऊतक, जाइलम और मृदूतक, जाइलम और फ्लोएम। तो क्या है, जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी मिलकर बना है। तो चलनी नलिका या फ्लोएम वाहिका या कोशिका या फ्लोएम तंतु। तो 80 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। देखो फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला एक समन्वय ऊतक है। क्या होता है फ्लोएम? पौधों में पाए जाना एक समन्वय ऊतक। और इसने भी पूछा था फ्लोएम एक मिलकर बनाया, तो अतिरिक्त निम्न में से बी ऑप्शन होगा, फ्लोएम एक वाहक। क्या है फ्लोएम? जो मैंने अभी बताया, फ्लोएम पौधों के पाए जाने वाला एक समन्वय ऊतक है। जो दूसरा समन्वय ऊतक जाइलम है, फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है इस क्वेश्चन से। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से स्थायी ऊतक कौन? स्थायी ऊतक कह रहा, ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। 81 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करना होगा। देखो कह रहा कोलेनकाइमा या स्केलेकाइमा या पेरेनेकाइमा और यानी एरेनेकाइमा। 81 क्वेश्चन है, तो इसका होता है स्केलेकाइमा। पौधों को एक कठोर मजबूत बनाता है, जो पौधे आसानी से न टूटते या हवा में, वो कौन होता है? स्केलेनकाइमा होता है। इससे मजबूत पौधे बनते हैं, इस बात को याद रखना। अच्छा, तो कमेंट सेक्शन में होता है कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, इसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलो निम्न में से कौन सा पौधा वहा त्वचा का कार्य नहीं करते? पौधे संरक्षित रखना, ठीक है। 82 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है निम्न में कौन सा पौधा वहा त्वचा का कार्य नहीं करते? पौधे को संरक्षित करना, रोमों की सहायता के वायु को स्थित शोधन परत तैयार करना, बाष्पोत्सर्जन नियंत्रण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। देखो नहीं, डी ऑप्शन गलत है। बाकी सब देखो बाहरी परतें होती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण बाहरी परत से नहीं होता, पत्तियों से होता है। ठीक है, चलो तो 82 का डी ऑप्शन होगा। 83 है, स्थायी ऊतकों में निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार या क्रिया अपनाने पर प्रक्रिया की क्या कहा जाता है? तो विभेदन या एकीकरण या विचरण या खटीकरण। तो 83 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे हल करो। तो देखिए ये होगा विभेदन, ठीक है, विभेदन। चलो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। कोशिकाएं दोनों का अनियमित रूप से मोटी होती हैं। कोशिकाएं दोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा, मृद ऊतक पेरेनेकाइमा, दृढ़ ऊतक स्केलेकाइमा, वायु ऊतक एलेनेकाइमा। चार ऑप्शन दिए रखे 84 के, और आपका ए ऑप्शन होगा स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, ये कह रहा था कोशिका कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो ये होती कोलेनकाइमा। ठीक है, स्थूल कोण। चलो बात करते हैं 85 क्वेश्चन। ऊतक में कोशिका जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। 85 क्वेश्चन है, तो क्यों होती हैं? तो ये होती कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा अभी मैंने बताया था। तो देखो जो ये कह रहा जो कोशिका के अंदर जीवित लंबी और कोनों अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो वो होती कोलेनकाइमा। ठीक है, 85 का क्लियर हुआ। 86 की तरफ चलते हैं। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है सीप, ट्यूब और सह कोशिका मुख्य रूप से चरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। सीप, ट्यूब और यानी कह रहा है सीप, ट्यूब और सह कोशिका मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। चार ऑप्शन दिए रखे इसमें।
पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधे में भोजन या पौधे में सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन सी होगा आपका 86 का, पौधे में भोजन। 87 क्वेश्चन है, बे के, यहाँ से के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक में कोशिका के भित्तियां मोटी होती हैं। किसके जमाव के कारण होती हैं? 87 क्वेश्चन है, तो ये होती है लिग्नन। क्या होता है? लिग्नन। चलिए बात करते हैं 88 की। निम्न में से विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो शीर्ष वियोजक, पेरणकायमा, स्केलकायमा या पार्श्व वियोजक। चार ऑप्शन दे रखे हैं 88 का, चार ऑप्शन है, तो शीर्ष वियोजक। ठीक है, शीर्ष वियोजक, ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक को कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो एरेनेकायमा, पेरेनेकायमा, स्केलेनेकायमा या कोलेनेकायमा। तो 89 क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, स्केलेनेकायमा। चलो 90 क्वेश्चन के कारण, देख खाली जगह दे रखी, के कारण स्केलेनेकायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो किसके कारण होती हैं आपको बताना होगा। 90 क्वेश्चन का ऑप्शन भी होगा लिग्नन। लिग्नन कोशिकाओं की दीवार, यानी कि स्केलेनेकायमा जो देख दे रहा, स्केलेनेकायमा कोशिका की दीवार जो मोटी होती है लिग्निन कारक होती है। चल क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जीवित, जाइलम या कोलेनेकायमा या स्केलेनेकायमा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको फटाफट बताने होंगे। 91 क्या कहता है? बी ऑप्शन होगा, जाइलम। ठीक है, चलो जाइलम। चलिए क्वेश्चन करिए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी लें। चलो करो फटाफट, चलो फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। निम्न में सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक है कैवियम, जाइलम। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका 92 का आंसर होगा जाइलम। ठीक है, क्या होगा? जाइलम। चलो 93 क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? 93 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज को सक्षम करता है? तो तना, जड़ें या जाइलम या टंडन। तो ये क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, शायद नहीं बताया। तो देखो पौधे का, देखो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जाइलम पौधे में पाया जाने वाला एक क्या सामान्य ऊतक है? पौधों में पानी और खनिज में परिवहन को सक्षम बनाता है। ये दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम एवं क्या कहते हैं, ऊतक की क्रिया को परिसंचरण के रूप में बदल देता है। ठीक है, जाइलम को यानी कि बाह्यक तने में मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए जाइलम के बारे में। चलो 93 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम, पेरेनेकायमा या कोलेनेकायमा या एरेनेकायमा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। 94 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जाइलम। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका में बना होता है? तो जाइलम। चलो क्वेश्चन नंबर 95, पौधे में कौन सा ऊतक पानी संवहन करता है? तो फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या फाइलम। तो निम्न में से कौन सा ऊतक पानी संवहन करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। 95 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। 95 है ना, फटाफट देखिए। चलो 95 का जो होगा आपका आंसर भी होगा जाइलम। मैंने बार बार बताया निम्न संवहन ऊतक क्या होता है? जाइलम। चलो 96, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों, पौधों या अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? 96 का आंसर ऑप्शन डी होगा, जाइलम। देखो क्वेश्चन समझे, आंसर मार सकते हैं। जल का परिसंचरण करने में जाइलम का काम आता है। इसमें भी चर्चा की थी किसकी? जल का परिसंचरण करने में जाइलम काम आता है। देखो जल का, पानी का संवहन, जाइलम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 97, निम्न में से कौन सा पौधों में जल वहन का आता है? तो जाइलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90 कौन सा ऊतक है एवं अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? 98 क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। 98 क्वेश्चन कह रहा है ऊतक एवं अंतरकोशिकीय ऊतक होता है, वो होता है हमारा पेरेनेकायमा। ठीक है, पेरेनेकायमा। पेरेनेकायमा क्या ऊतकों के सबसे, यानी सभी कोशिकाओं को समव्यासी एवं पतली भित्ति युक्त होती है और मृतक कोशिका अंडाकार, गोल अथवा
बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय क्षेत्र एकमात्र पादप ऊतक जो कोशिका में विभाजन द्वारा नई कोशिका में उत्पादन करता है। तो मृदु ऊतक पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा या विज्यु ऊतक या मेरिस्टेमेटिक या जाइलम। चार ऑप्शन दे 99 क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? विज्यु ऊतक, ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक। चलो क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन ऊतक पाए जाते हैं? यानी कि लेटरल मेस्टिकल ऊतक, कैम्बियम या एपिकल मेस्टिकल ऊतक या वर्टिकल मेरिस्टिक ऊतक। चार ऑप्शन दे रखे। 100 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन होगा इसका लेटरल मेस्टिक ऊतक। चलो क्वेश्चन कुछ आपके जो प्लांट्स सेल्स होते हैं यहाँ से ऐसे क्वेश्चन अटपटे से होते हैं, इनको आपको बार बार रिवीजन मारना होगा। थोड़ा ही क्वेश्चन एक दो पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे कि ये निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों पर संचरण करता है? तो ये आपको पता होगा खाद्य पदार्थों के बारे में हमें जाइलम ठोंकना है, तो आंसर हमने ठोंक दिया जाइलम। चलो बात करते हैं 102 क्वेश्चन की। ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार से स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक या विज्यु ऊतक या दृढ़ ऊतक। तो 102 क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं फटाफट। सी ऑप्शन होगा विज्यु ऊतक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 103 है। कोलेनकाइमा ऊतक कोशिका में कौन सी परत मोटी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन सी होगा सेलुलोज पेकिन, सेलुलोल पेकिन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 104 है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो सीव ट्यूब, स्केलेनकाइमा या फ्लोएम ऊतक या विज्यु ऊतक। चार ऑप्शन दे रखे हैं। 104 क्वेश्चन का फटाफट आंसर कीजिए। 104 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा विज्यु ऊतक। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है विज्यु ऊतक। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 है। ये दे रखा खाली जगह। ये कह रहा है के कारण जड़ तथा तने के घेरे यानी कि ग्रोथ में वृद्धि होती है, ठीक है। घेरे में क्या होती है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है। तो पेरेन्काइमा या पार्श्व विज्यु ऊतक, अंतर्वेशी विज्यु ऊतक या शीर्षस्थ विज्यु ऊतक। चार ऑप्शन दे रखे हैं। 105 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा पार्श्व विज्यु ऊतक। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो एक पौधा होता है, उनके तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तनों में जो ग्रो आती है और जड़ों में जो ग्रो आती है वो किसके कारण आती है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर होगा ए, लेटरल मेस्टिमस, ठीक है। क्या होता है? लेटरल मेस्टिमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। तने या जड़ का घेरा के कारण होता है? तने या अभी मैंने क्वेश्चन बताया, तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है। तो लेटरल विज्यु ऊतक, पार्श्व लेटरल विज्यु ऊतक। जहां आपको लेटरल दिख जाए वहां आंसर कर लेना, क्योंकि तने और जड़ों के ये फैलाव में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 107। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। अग्रस्त मेरिस्टिस के शीश विकसित होती है शिखा पर क्या पाया जाता है? तना और जड़ें। क्या होती हैं? तना और जड़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्वेश्चन है। देखो पौधे में प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है, तो लंबवत विज्यु ऊतक, पार्श्व विज्यु ऊतक या अंतर्वेशी विज्यु ऊतक या शीर्ष विज्यु ऊतक। 109 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी, नहीं सी अंतर्वेशी और डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, शीर्ष विज्यु ऊतक। चलिए 110 क्वेश्चन। देखो एरियोल ऊतक अंगों के स्थान भरता है किसके? ये खाली जगह ये दे रखी है, ये दे रखी। अंगों को सहारा देता है और ऊतकों में मरम्मत करता है। 110 क्वेश्चन है। 110 का जो होगा ऑप्शन ए होगा, अंदर के आंतरिक, अंदर के आंतरिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है? निम्न से किन ऊतकों कोशिका जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो पेरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, एरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो ये क्वेश्चन को दोबारा देखिए, किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है या लंबी कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इनके लिए आपको फटाफट बताना होगा, जो कि होता है कोलेनकाइमा, ठीक है। चलो देखो जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, इनके बारे में ठीक तरह से पढ़ते चलें, तभी आपको नहीं कंफ्यूज कर देंगे। 112 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजित में सक्षम है?
तो जिगरा कौन से जो पौधे में ऊतक कोश का विभाजन में यानी कि अलग अलग करने कोश का विभाजन करने में कुछ सच्चक हैं, तो वो किस में सक्षम है? क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी होगा भिज्जीय ऊतक। ठीक है, विभिज्य ऊतक। ठीक है, कुछ आपका 113 क्वेश्चन, निम्न में से किन स्थानीय ऊतकों में कोशिका मृत होती है? तो किन में होती है 113 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा स्क्लेरोकाइमा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा एक सरल ऊतक स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम, पेरेनिकाइमा, स्क्लेरोकाइमा या कोलेनेकाइमा? तो कौन नहीं है हमारा? जाइलम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है इसे भी समझते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। कैसे? एक जटिल ऊतक हैं और एक ही प्रकार के विशेष कार्य को करने के वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में समूह में जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। जाइलम आंसर, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है? तो जाइलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115। देखो खाली जगह दे रखी है इसने, क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 115 है कि कोशिकाएं मृत होती हैं। किन की कोशिकाएं? तो ये रहा दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 116, वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। तो देखिए श्वास नलिका या पृष्ठभागी ऊतक या दृढ़ ऊतक या स्थूल। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा, आंसर सी होगा दृढ़ ऊतक। ठीक है, चलिए 117 क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभिज्य ऊतक पाए जाते हैं। किन किन में पाए जाते हैं देख लेते हैं। तो 117 का यानी कि वर्धनी तनों में ऊपर हिस्से में या वर्धनी जड़ों के ऊपर हिस्से में। तो जड़ों की बात करें तो जड़ों के जो ये होते हैं अंतर्वेशी विभिज्य ऊतक पाए जाते हैं वो जड़ों के ऊपरी हिस्से में। चलो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा ऑप्शन? नहीं नहीं, पौधा नहीं है पत्तियों के ऊपर, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा। क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। देख अंतर्वेशी विभिज्य ऊतक पाए जाते हैं वो वर्धनी पत्तियों के ऊपर हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन ऊपर यहाँ भी बात हुई थी, तो वर्धनी जड़ों नहीं पत्तियों के वर्धनी ऊपर हिस्से में। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 क्या है देखो, मैस्टिस्ट ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब तक स्थायी ऊतक बनाते हैं। क्या बनते हैं? स्थायी ऊतक। ऑप्शन ए हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। 119 देखिए, पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जोड़ों और पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो जाइलम, मैंने अभी भी बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म सेवेनी बंडल का गठन करता है? तो 120 क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। तो कौन करता है? मृत और स्थूल कोण ऊतक जाइलम और फ्लोएम। देखो निम्न में से कौन सा समवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम ये समवहनी बंडल का ये गठन करते हैं। 120 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 हो गया, ठीक है। चलो 153 देखिए, ज़्यादा कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे वहां से स्केप कर दिए हैं और आप बात करते हैं 153 की तरफ। चलिए 153 है जो जैव लिपिड। अब बात होगी जैव लिपिड्स। ठीक है, जैव अणु। जैव अणु तो देखो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो होता है वो कार्बन होता है। पादप तो आपको पता ही होगा, प्लांट्स सेल्स। तो पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, पादपों की वृद्धि एवं उपाचक के लिए नितांत रूप से कुछ तत्व अनिवार्य माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलो जो तत्व बताएं तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये किस में पाए जाते हैं? यानी कि जो इनके तत्व जो वृद्धि के लिए पादपों में जो वृद्धि के लिए तत्व पाए जाते हैं वो ये तत्व, एक बार फिर रिवीजन मारो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो चलिए
बाद में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन, उसके बाद पाया जाता है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए मानव शरीर की बात कर लेते हैं। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो प्रोटीन, ये आंसर इसमें दे रखा है, और पानी दे रखा है। इन दोनों में कंफ्यूजन होना, तो पानी है मुख्य हिस्सा किसका बना होता है? पानी का बना होता है। 154 का ऑप्शन, सॉरी इसमें 154 है, बिल्कुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है? देखो, निम्न में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। मैक्रो पोषक तत्व नहीं है तो हमारा विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो पोषक है, वसा है, एमिनो है, लेकिन जो मैक्रो पोषक तत्व है वो विटामिन नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? नहीं है तो विटामिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, तो वो कौन करता है? हमारा जीन करता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है तो जीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 157, जीव विज्ञान डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तेजी से मत चले, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड और डिजिटल नेटवर्क, हॉर्टिकल्चर या मौनी राष्ट्रीय प्रयोगता। तो चार ऑप्शन दे रखे, 157 का होगा ऑप्शन बी, डिऑक्सी न्यूक्लियो एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो 158 क्वेश्चन, आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। चलो 159, बालों का रंग के कारण होता है। मतलब जो बालों का रंग किसके कारण हमारा रंग बिरंग बाल हो जाते हैं, यानी कि सुनहरे हो जाते हैं, तो वे हो जाते हैं मेलेनिन के कारण। किसके कारण बालों का रंग होता है? मेलेनिन के कारण, ठीक है, मेलेनिन, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 160, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक का निर्माण होता है। डीएनए प्रति या आरएनए प्रति या एमआरएनए प्रति या डीएनए और आरएनए प्रति। तो 160 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका सी, यानी एमआरएनए प्रति। ये देखो, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट एक होता है, वो होता है एमआरएनए प्रति। 160 क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निर्माण होता है। प्रजनन के दौरान जो मूल कार्य का निर्माण होता है डीएनए, क्या होता है? डीएनए कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 162, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, इसने ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से गलत कौन को चुनना होगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है। एक गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले रासायनिक तत्व हैं जो आनुवंशिक गुण वहन करता है। क्या करता है? आनुवंशिक वहन करता है। तो ये कह रहा है डीएनए को डीऑक्सी गलत पूछ रहा है ना, तो ये भी सही है। ये गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले रासायनिक तत्व जो आनुवंशिक गुण करता है, बिल्कुल। डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूलभूत संरचना इकाई है, बिल्कुल गलत होगा। तो अवयवों को मिलकर बनी होती है, बिल्कुल यही गलत है, सी गलत है, ठीक है, बाकी दो सही है। चलो 163, एंजाइम मूलतः होते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे, एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो भाई एंजाइम मूलभूत होते हैं प्रोटीन, ठीक है, किसके मूलभूत होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164, डीएनए अनुक्रम की जीन निहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन, सीक्यूएशन या असेंबली या एनोटेशन या प्रोटियोमिक्स। तो होता है एनोटेशन। क्या होता है? एनोटेशन। क्वेश्चन नंबर 165, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को भाग को कहा जाता है। 165 है, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। चलिए 166 क्वेश्चन है, देखो, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए एक जानकारी प्रदान करता है, वो होता है हमारा वंश। क्या होता है? वंश। चलो 167 क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने बताया था रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लियर एसिड होगा या न्यूक्लिक होगा, ये आप फटाफट बताएं। तो ये होता है न्यूक्लिक, नॉट फॉर न्यूक्लियर, ठीक है, ये न्यूक्लियर नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड होता है। रिबो यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है
रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए बात करते हैं 168 क्वेश्चन की। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन, और पादपों में पाया जाता है कार्बन। ठीक है, ये बात याद रखना। मानव शरीर की बात करें तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 169, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, एंटीबॉडी इनमें से सभी, एंजाइम या कोशिका झिल्ली। तो 169 क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, इनमें सभी। यानी ये कह रहा है प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, तो एंटीबॉडी है एंजाइम है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने आसानी से हल किया, हमें भी अच्छा लगा। निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन होता है, आपको बार बार मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, केसीन। दूध का जो प्रोटीन होता है केसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए 200 नंबर क्वेश्चन 201 देखा, डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस यानी कि बिरयासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। वो पर्यावरणीय लक्षण उत्पत्त जोड़े उत्पन्न रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़े स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, 1 या 3 या 8 या 2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 201, अभी तक मेरे कितने हो गए थे? चलो 201 पर कहानी स्टार्ट होगी तो कोई बात नहीं, 201 बार स्टार्ट कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ से मिलेंगे वहाँ वहाँ से करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है इसने, देखो कह रहा है यानी कि ड्राई हाइब्रिड संकर क्रॉस विजय लक्षणों में जोड़ी होती है। तो यह जो होती है 2 होते हैं। ठीक है, क्रॉस संकर क्या होते हैं? 2। चलो क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ चलते हैं। उत म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता, तो उत म्यूटेशन आनुवंशिक होता, दैहिक क्या नहीं होता? दैहिक आनुवंशिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 203, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 हो तो मनुष्यों की दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है दैहिक कोशिका में 46 ही होंगे। ये क्वेश्चन घुमा दिया है इसने, पूछा मनुष्य के गुणसूत्रों में संख्या तो 46 है। ठीक है, तो मनुष्य में दैहिक यानी मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये बस इतनी सी बात, क्या शरीर में होते हैं 46। ठीक है, कैसे होते हैं? P फॉर पिता, M फॉर माता, यानी कि 23 यहाँ से 23 यहाँ से, दोनों काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 46। ठीक है, तो जो शरीर में दैहिक में होते हैं वो 46 होते हैं, ऑप्शन बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 204, मानव गुण शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। चलिए 205, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है, F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वह है प्रबल है, आनुवंशिक है, प्रतिसारी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 205 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें होता है प्रबल, यानी कि वह लक्षण जब ही देखा जाएगा जब वो प्रबल होगा, यानी कि बहुत ही यानी कि हार्मफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 206, मेंडले के किस नियम के तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन पेरेंट्स कोडोमिनेट या कलेक्टर सीरेसिक या कलेक्टर लिंक किए गए? 206 क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा माता पिता शुद्ध प्रजनन। तभी जो मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता का शुद्ध जनन। ठीक है, प्रजनन क्या, हाँ प्रजनन। ठीक है, चलो मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्ति की थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वपरागण, तो स्वपरागण क्या की थी? स्वपरागण। चलो क्वेश्चन नंबर 208, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? पुनरुद्भवन या मुकुलन या लैंगिक या अलैंगिक? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, तो ये ले आ सकता है लैंगिक। ठीक है, क्या ला सकता है? लैंगिक। 208 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 209, आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। तो आनुवंशिक गुणों के जो भाग होते हैं वो डीएनए होते हैं या परागण होते हैं या फिर आपके, तो यही डीएनए होते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 210 है, नए सजीव वस्तुओं खाली जगह दे रखी, इसमें पूछ रहा है नए सजीव वस्तुओं को लक्षणों के आनुवंशिक सिद्धांतों को प्रतिपादन योगदान होता है। तो ग्रेगर मेंडल द्वारा प्रतिपादन किया योगदान हुआ था। 211 क्वेश्चन है, ये दे रहा है 556। ठीक है, और सिकुड़ने पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? हाइब्रिड क्रॉस में जो होता है 315 बीज गोल पीले होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 212, F2 जनरेशन के
फेनोटाइप एक अनुपात होता है, F2 जनरेशन का फेनोटाइप जो अनुपात होगा, फटाफट अनुपात को बता दीजिए। वो अनुपात होता है 9:3:3:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 213। एलील होते हैं, एलील जो होते हैं जो जीन वैकल्पिक रूप होते हैं। कैसे होते हैं? जीन वैकल्पिक रूप होते हैं। 214 आनुवंशिक के नियम किसके प्रस्तावित किए थे? आनुवंशिक के नियम किसके प्रस्तावित किए गए थे? तो वो किए गए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी को आनुवंशिक गुणवत्ता सुधार लाना होता है, किस आनुवंशिक क्षेत्र होता है? तो ये आपका होता है यूजीनिक्स। क्या होता है? यूजीनिक्स क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 216, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 216 का। देखिए, चार्ल्स डार्विन आधुनिक आनुवंशिक का जनन किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिक आधुनिक का जनन हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 217 प्रयोग हमें गुणों के विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, तो वो कहते हैं मेंडल। क्या करते हैं? मेंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 218, वैज्ञानिक चीजें मेंडल का निधन कब हुआ था? वैज्ञानिक चीजें मेंडल का जनक जो निधन कब हुआ था? 218 क्वेश्चन है, इनका दोनों लिख लीजिए। इनका जो यानी कि जो इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी डेथ हुई थी 1884, यानी कि जो इनका निधन हुआ था वो 1884 में हुआ था। ऑप्शन है, ठीक है। जन्म 20 जुलाई 1822 और 1884, तो कितने साल के थे? 84, 22 माइनस करेंगे 2, 6, 62 साल के ये खत्म हो गए थे। चलो 219 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं 219 का। तो जो देखते हैं, एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है। एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र गलत। बच्चे का लिंग निर्देशन के समय निर्धारण किया जाता है और जब नर और मादा युग्म में गलत। एक स्त्री में दो एक समान एक गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। यह कह रहा था कि ये कह रहा था सॉरी देखो, निम्न में से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो ये कथन बिल्कुल सही है, एक पुरुष और एक एक्स गुणसूत्र होता है। बिल्कुल, बच्चे का निर्धारण क्या नर और मादा युग्मज के मिलकर युग्मज करता है। बिल्कुल, बच्चे का निर्धारण होता है वो नर मादा युग्मज को मिलकर करता है। एक स्त्री में दो एक समान एक्स, बिल्कुल गलत है, और एक्स वाई होते हैं नहीं। द्विगुण बीजों में जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र कोशिका गुणसूत्र में विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 220 की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में समूह होते हैं, तो क्या होते हैं मनुष्यों में होते हैं एक्स वाई। क्या होते हैं? एक्स वाई। ठीक है, और महिलाओं में होते हैं एक्स एक्स। चलो 221 क्वेश्चन, आमतौर पर मेडलियन कारक क्या कहलाते हैं? मेडलियन कारक होते हैं 221 में क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन। 222 क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्यों? वे सस्ते थे या फिर उनमें विशेष दिखने वाले गुण थे? तो उनमें विशेष दिखने वाले गुण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 223, भेदता है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, उपयुक्त सभी माता पिता और संतानों के बीच अंतर। 223 क्वेश्चन है जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। एक ही प्रजाति के व्यक्ति बीच के अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 224, मेंडल ने किस आधार पर युग्मज की शुद्धता का नियम दिया था? किस आधार पर दिया था मेंडल ने? 224 क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो उन्होंने एक संकरण मोनोजाइट ये दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 225 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। निम्न महिला रोगाणु कोशिका यानी ग्रेम सेल्स गुणसूत्रों में संख्या होती है, तो जो होती है हमारी 23। कितनी होती है? 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। एक मटर के पौधों में कैरेक्टर ये होता है
सिरसेब होते हैं, तो ये होते हैं कितने होते हैं, झुर्रीदार बीज। क्या होते हैं, झुर्रीदार बीज। चलिए क्वेश्चन है 227, निम्न में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। तो मटर के एक पौधे में हरी फली। चलिए क्वेश्चन नंबर 228, इनमें से कौन सा एक पुरुष में पाया जाता है। तो पुरुष में पाया जाता है वो हमारा होगा ऑप्शन ए, वायु गुणसूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ चलते हैं, जो बढ़िया क्वेश्चन है। वंशानुगत क्रम की इकाई क्या है, जेनोटाइप। क्या होती है वंशानुगत की, जीन। जेनो जी कह रहा वंशानुक्रम की इकाई क्या है, जीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 230 है, पुनर्जनन का अर्थ क्या है। पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है। तो पुनर्जनन का अर्थ होता है, ये होता है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना। 231 क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में आरोपित ओपरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है। वो 231 का भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ओपरेन का सिद्धांत, यानी आप क्वेश्चन आएंगे आपके जैव विकास से। इसे ऑर्गेनिक एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एलिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका जैव विकास के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में और ओपरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 231 का भी अच्छा क्वेश्चन है। तो रासायनिक विकास किससे संबंधित है, रासायनिक विकास। क्वेश्चन नंबर 232, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या के बनाए रखने के, उनमें से विलोम को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। श्वसन, प्रजनन या प्रसार या पाचव। 232 काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी, प्रजनन। ठीक है चलिए 233 क्या है, आद्य वायुमंडल कम हो रहा है, क्यों। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। चलिए 234, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 234 काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो इसकी संभावना है द्विगुण अणुओं का विभाजन। ठीक है चलिए 235, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य विभिन्न होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा कार्य किए जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। समझात अंग यानी होते समान है दिखने में, लेकिन कार्य उनके अलग होते हैं। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि वह सभी अंग एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से इस प्रकार है। तो देखिए 236 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो होता अफ्रीका। ठीक है, देखो मानव विकास का अध्ययन जो इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न लास्ट में पढ़िए क्या रहा, जो कि विकसित हुए तो अफ्रीका से विकसित हुए। चलिए 237 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारे जो बहुत ही साइंटिस्ट फेमस थे वो थे हमारे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, कौन थे, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 238 है, मानवीय विकास में संबंधित तो हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 238 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, होमो नेलेडी। ठीक है, होमो नेलेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 239, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। कौन से युग के दौरान डायनासोर काफी फले फूले थे। तो ये है मेसो, आपको दिख नहीं रहा होगा, मेसोजोइक एरा। ठीक है चलो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 240, निम्न में से कौन सा विचार कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ। 240 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन। किसके कारण, उत्परिवर्तन। 241 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 241 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 242, निम्न में से किसे टोरेंट जिलार्ड किंग कहा जाता है। टोरेंट जिलार्ड किंग कहा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा टायरेनो ये कहता है टायरेनोसॉरस रेक्स। बहुत अच्छे टर्म्स क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 243 है, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? होमो सैपियंस का फटाफट अर्थ बता दें। एक्सरेस होमोनिया होमिनिड, या फिर जॉर्ज बेंडल होमिनिड, या फिर होता है वाइविडल होमिनिडल। तो ये होता है वाइवी होमिनिड। ठीक है, ये मनुष्य होमो सैपियंस का अर्थ होता है। चलिए 244, वैज्ञानिक का नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक नाम जो होगा बुद्धिमान आदमी होता है। होमो सैपियंस का अर्थ है यही है, बुद्धिमान आदमी। क्वेश्चन नंबर 265, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमो सैपियंस थे। क्वेश्चन नंबर 246 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। कौन थे? क्रो-मैग्नन। क्वेश्चन नंबर 247, मनुष्य आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है? अफ्रीकी मूल, या दक्षिणी एशियाई मूल, या पूर्वी एशियाई मूल। तो 247 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए होगा दक्षिणी मूल। क्या होगा? अफ्रीका मूल। 248, निम्न में से कौन सी प्रजाति की संख्या को बनाए रखने और उनके विलुप्त को रोकने के लिए आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है, या परिसंचरण, या पाचन, या श्वसन। तो 248 का फटाफट आंसर बताएंगे। तो प्रजनन आवश्यक है कि नहीं उनकी अगली पीढ़ी को लाने के लिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 249, जैविक विकास के तौर पर परिभाषित किया गया है। 249 है, ये क्या कह रहा है? 249 ये कह रहा है जैव विकास को के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो इस किसके किया गया है? ये हमारा होता है प्राकृतिक चयन। क्या होता है? प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक चयन। क्या होता है? प्राकृतिक चयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के सिद्धांत से संबंधित है मिलर, चार्ल्स डार्विन, या ग्रेगर मेंडल, या जीन वेटिस्ट लेमार्क। तो कौन होता है? वेटिस्ट लेमार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आज के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन, विकास के सिद्धांत से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे, जो कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में बहुत अच्छे आए हुए क्वेश्चन थे। और चलिए इसमें कुछ आगे करें।